गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही मेरी? यस सर, गुड आफ्टरनून। क्लियर आवाज है? ओके। तो जैसा कि आपको बताया था, कल हमने यही खत्म किया था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि उसके बाद कोई और क्लास नहीं हुआ तो सब वही चीज बोर्ड पे है। आज हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और इसके आगे मैंने कहा था जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़े तो उनको स्पेशल तरीके से बात करेंगे। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़े थे उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा स्पेशल तरीके से बात करेंगे। एक मिनट, मैं जेबैच को ओटीपी क्रिएट कर दूं। तो दो स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन लिखिए, इस पे अगला सीपीपी बेस्ड होगा हमारा, अगला सीपीपी इन दो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो उनका नाम है, दो स्पेशल कंपाउंड है, दोनों के स्ट्रक्चर बताएंगे और एक मोल कॉन्सेप्ट। चलिए, हाँ बच्चों देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से। हेडिंग डालिए स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्या है देखिए जरा, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। क्या है देखिए, दो होती हैं। पहला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। दूसरा है परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, OLEIUM, ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7, H2H2O7, ये ओलियम का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे इसको कैसे डील करना है हम बात करेंगे डिटेल में। भले ही H2O2 के लिए परसेंटेज सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो, ओलियम के लिए परसेंटेज लेवलिंग हो, लेकिन इनके क्वेश्चन करने के लिए ध्यान रखना, कुछ भी दिया हो उसको पहले मोलरिटी या नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करते हैं और फिर वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी के हमने किए हैं, अप टू सीपीपी 12 किए हैं, राइट। सीपीपी 12 के जैसे क्वेश्चन थे मोलरिटी नॉर्मलिटी से जुड़े हुए, मोल फ्रैक्शन, वो सब। तो ये जो भी दिया होगा इससे भी मोलरिटी नॉर्मलिटी निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे भी मोलरिटी नॉर्मलिटी निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद H2O2, फर्स्ट पार्ट ए। लेट अस स्टार्ट विद पार्ट ए, जहां हम लोग बात करते हैं H2O2 की, ठीक है। सो चलिए, फोटो ले लिया मैंने इसका। पार्ट ए शुरू करते हैं बच्चों। पार्ट ए है क्या, पार्ट ए शुरू करते हैं और पार्ट ए होगा हमारे पास परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, चलो शुरू करो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, देखो बच्चों H2O2 होता क्या है। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O वाटर होता है, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड। पानी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जोड़े होते हैं। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ये है ना। H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेकेंड पॉइंट इधर लिखेंगे, ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 जो है इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ओपन बुक यानी ऐसा, बुक ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे बुक ऐसे ओपन कर रख दी हूं, ये ऐसे बुक है, यहाँ बाइंडिंग होती है ऐसे, है ना, ऐसा। मतलब बुक पीछे की तरफ ओपन है, आगे की तरफ ओपन कर सकते हैं, आगे की तरफ ओपन करेंगे तो ऐसा होगा, देखो ऐसा। देखिए बुक ओपन है ना, ऐसा। अब इसमें क्या है, ये खाली बुक बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसमें H2O2 कैसे बनाएंगे, दोनों ऑक्सीजन ऐसे होते हैं जैसे जहां बाइंडिंग होती है ना, जहां से फोल्ड होता है वहां पे दोनों ऑक्सीजन फोल्ड पे, बुक का जहां फोल्ड होता है वहां पे दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे। बुक बनी रेड कलर में, स्ट्रक्चर हम ब्लू से बना रहे हैं। क्या होगा, एक हाइड्रोजन, जब बुक खुलते हैं ना, देखो बच्चों, जब बुक खुलते राइट, तो जहां पे फोल्ड होता है, ये बुक ऐसे क्लोज, ये क्लोज बुक है, देखो है ना, ओपन बुक होगी। जहां ये फोल्ड है ना, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन उसी का लॉन्ग होते हैं, और फिर एक हाइड्रोजन इस वाले प्लेन में होगा, एक हाइड्रोजन इस प्लेन में होगा, मतलब बुक दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे है, बाइंडिंग पे, यहाँ पे ऐसे, और एक हाइड्रोजन राइट, ये बनाने जा रहे हैं इस टाइप से, इसको ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये 1D नहीं 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D बुक ओपन कर दो, जहां बुक का फोल्ड होता है, जब बुक ओपन करते हैं जहां फोल्ड होता है वहां पे दोनों ऑक्सीजन आ गए, और एक हाइड्रोजन इधर वाली प्लेन में, एक हाइड्रोजन इधर वाले प्लेन में। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, H2O2 पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बाकी चीजें भी जान लेते हैं, है ना, कि H2O2 पानी ऐसा स्ट्रक्चर, H2O2 का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ओपन बुक टाइप होता है, ओपन बुक ऐसा रहता है, राइट। तीसरा पॉइंट लिखिए H2O2 के बारे में, लिखिए H2O2 can act as, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, नहीं खुद रिड्यूस होगा। तो देखो ये H2O2 जो है ना, ये -1 स्टेट में है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद रिड्यूस होगा ही नहीं, ये कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ये H2O बना देगा, H2O बनाएगा तो -2 स्टेट में चला गया। तो आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन यहां से यहां खुद रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, और जो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, यानी अगर कोई एटम रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा, एज रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। उस केस में ये H2O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, और ये -1 स्टेट से 0 स्टेट में जाएगा, -1 स्टेट से 0 स्टेट में जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जब ऑक्सीडाइज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप एक काम करो, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एन फैक्टर निकालो, कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल, सोचो कितना आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे, -1 से कहां जा रहा है, -2 जा रहा है बच्चों, -1 से -2 जा रहा है, कितना चेंज है, -1 से -2 कितना, हाँ 1 का पर मॉलिक्यूल, सोचो 2 हाँ चेंज 1 का, लेकिन पर मॉलिक्यूल चेंज, पर मॉलिक्यूल, इसका पर मॉलिक्यूल चेंज कितना आ गया 2, तो चेंज आया 1 का, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 का चेंज आया। ऐसे यहां देख लो, -1 से 0 1 का चेंज आया, लेकिन -1 से 0 भले 1 का चेंज है, लेकिन पर मॉलिक्यूल निकालो तो 2 का चेंज आ गया। तो देखो ना, इसका एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 2 आ रहा होगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट भी 2 आ रहा होगा। तो इन दोनों केस में इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर जो है ना, एन फैक्टर इसका 2 है। तो H2O2 का एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 होता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट 2 होता है, लेकिन H2O2 जो है डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर सकता है। तीसरा इसका काम है डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेट,
ये डिस्प्रोपोर्शनेट भी करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो ऐसा जाएगा, H2O2 से बनाएगा, H2O बनाएगा और O2 बनाएगा। तो आप देख सकते हैं -1 स्टेट से -2 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है। तो यहां पे ये देखिए और यहां देखिए, यहां एन फैक्टर निकालिए 2 आएगा, यहां एन फैक्टर निकालिए 2 आएगा। अब बताइए 1 अपॉन टोटल एन फैक्टर कितना होगा? 1 अपॉन टोटल एन फैक्टर ये 1 आ जाएगा। करके देखो जरा, याद करिए फॉर्मूला था ना, अगर कोई डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो उसका एन फैक्टर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एन फैक्टर एज रिड्यूसिंग, दोनों पता है तो क्या करते हैं, 1 अपॉन एन फैक्टर टोटल इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 1 अपॉन एन फैक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा 2 है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन एन फैक्टर टोटल 1 आ गया, नहीं एन फैक्टर 1 आ गया। क्लियर? मैंने कहा था याद रखिए क्या, H2O2 का एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज रिड्यूसिंग एजेंट कितना होता है? 2, लेकिन अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो 1 होता है। एज ऑक्सीडाइजिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट 2, लेकिन जब डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो 1 होगा। ये तो H2O2 को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी है जो आपको दे रहे हैं। अभी इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो पढ़ी नहीं हमने, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में तो बात करेंगे अभी हम, राइट? पहले H2O2 के बारे में जान लो। H2O2 पानी जैसा ही होता, दिखता भी पानी जैसा है, दिखता भी पानी जैसा ही है, होता पानी जैसा है, दिखता पानी जैसा है, राइट? सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात आप समझ रहे होंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये पूरी चीज होगी। अब कहते हैं इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। अब तो इतनी नॉलेज के बाद अब हम चौथे पॉइंट में इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे। जो चौथा पॉइंट लिखिए, इसको मैं फोटो खींच के हटा दूंगा, 3 पॉइंट जो आपको समझाए H2O2 के बारे में। सो इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, चौथा पॉइंट है इसका आने जा रहा है। चौथा पॉइंट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, उसी को देखने जा रहे हैं अभी हम। अभी तक उसकी बात ही शुरू नहीं हुई है वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। हाँ, चौथा पॉइंट है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखिए, जो बॉटल आती है ना H2O2 की, ऐसे ये एक बॉटल ये रही H2O2 की, उसी साइज की दूसरी बॉटल ये रही, उसी साइज की एक और बॉटल H2O2 की ये रही, और इस पे लिखा रहेगा देखो 10 वॉल्यूम H2O2, 15 वॉल्यूम H2O2, 25 वॉल्यूम H2O2। अब कहेंगे सर किस तरह की बॉटल है, अब ये बॉटल खरीदोगे तो 10 रुपए में दे दे, लेकिन ये बॉटल खरीदो 100 रुपए में देगा। आपको क्या ऐसा क्या है, जो अमाउंट है वही अमाउंट यहाँ है, बट ये 10 रुपए में दे रहा है, ये 100 रुपए में दे रहा है। क्वालिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी। इसकी क्वालिटी जो है उस हिसाब से उतनी बड़ी बॉटल ही 10 रुपए की 10 वॉल्यूम, वही 25 वॉल्यूम वाली उतनी बड़ी बॉटल 100 रुपए की। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इससे क्वालिटी निकल के आती है। क्वालिटी ऑफ H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ के हिसाब से आता है, क्वालिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स क्वालिटी, ध्यान रखिएगा। क्या उसके एक्चुअल डेफिनेशन क्या वो बताएंगे। तो ये पार्ट ए है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये हो गई। नाउ अब हम समझते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, देखो बच्चों, अगर H2O2 लिक्विड होता है, डिकम्पोज होता है, बनाता है H2O लिक्विड, पानी बनता है, और साथ में बनता है O2 गैस। ये देख लो, H2O लिक्विड और O2 गैस। H2O लिक्विड और O2 गैस बन जाएगा, राइट? देखो बच्चों, सर फर्स्ट पॉइंट एक बार सर हाँ जी। डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए ना। बेटा फर्स्ट पॉइंट, ये तो चौथा पॉइंट चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ है? चौथा का ए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का चौथा पॉइंट चल, चौथे का ये बोला कि
H2O2 की बॉटल पे लिखा रहता है 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 20, कुछ भी वॉल्यूम लिखा रही है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो बोल रहा है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब बॉटल पे वॉल्यूम लिखा रहेगा 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 25 वॉल्यूम, एनी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम 10 वॉल्यूम वाली बॉटल 10 रुपए की है, उतनी बड़ी बॉटल 25 वॉल्यूम वाली 100 रुपए की है, मतलब महंगी मिलेगी। 10 और 100 तो मैंने अपने मन से लिख दिया यार, कॉस्ट एक अंदाज बता रहा हूँ कि सेम साइज की दो बॉटल हैं, क्वालिटी का मतलब 10 वॉल्यूम सस्ती है, 25 वॉल्यूम ज्यादा महंगी है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का बताता, क्वालिटी, क्वालिटी बताता है। क्वालिटी को कैसे समझेंगे, अब पॉइंट अगला पॉइंट चल रहा है ना, तो कहते हैं ठीक है, क्वालिटी को समझने के लिए हमें डिकम्पोजिशन के बारे में समझना पड़ेगा कि H2O2 डिकम्पोज होने पे क्या बनाता है, पानी बनाता है, साथ में O2 बनाता है। और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये H2O2 डिकम्पोज होने पे ये O2 बनाता है ना, और इस O2 के रिगार्डिंग ही क्वालिटी की बात करते हैं, है ना। ये 10 वॉल्यूम जो है ना, जब ये डिकम्पोज होगा तो कम O2 बनाएगा। 25 वॉल्यूम जो है ना, ये जब डिकम्पोज होगा तो ज्यादा O2 बनाएगा। तो जितना O2 ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा H2O2 बोला जाता है। तो अल्टीमेटली क्वालिटी किसके टर्म्स में नापी जाती है, इसकी क्वालिटी कम है, इसकी क्वालिटी ज्यादा है, मतलब क्वालिटी किसके टर्म्स में, क्वालिटी बनने वाले O2 के टर्म्स में। कब, जब वो डिकम्पोज होगा तब। और बच्चों एक लाइन में अगर समझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, एक लाइन में, समझ नहीं समझिए मेरे साथ, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है, 10 है मतलब 10 है मतलब 10 गुना, ध्यान रखना, जितना है उतना गुना हो जाता है, 10 गुना, 25 है तो 25 गुना मिलेगा, इसमें 10 गुना मिलेगा, इसमें 25 गुना मिलेगा, क्या, O2। O2 25 गुना मिलेगा या 10 गुना मिलेगा, जितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उतना गुना मिलेगा। आई रिपीट वंस अगेन, जितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उतने गुना O2 मिलेगा। कब, जब एक वॉल्यूम को डिकम्पोज कराओगे तो ये उतना टाइम्स हो जाएगा, इसका 1 लीटर डिकम्पोज होगा तो इसका उतना लीटर हो जाएगा जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है तो इसके 1 लीटर से 10 लीटर मिलेगा, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 25 है तो इसके 1 लीटर से 25 लीटर मिलेगा, मतलब इसके 1 लीटर के टूटने से कितना मिलेगा वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, बनने वाले O2 का वॉल्यूम है, बनने वाले O2 का वॉल्यूम है। कब, एसटीपी पे, बनने वाले O2 का वॉल्यूम वो भी एसटीपी पे, लेकिन कब, जब इसके 1 लीटर को डिकम्पोज करेंगे तब, यानी 1 लीटर से कितना लीटर O2 मिलेगा एट एसटीपी, वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्चुअली क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी किसके टर्म्स में, जब डिकम्पोज करेंगे तो बनने वाले O2 के टर्म्स में, राइट। चीज समझ में आनी चाहिए कि मैंने डिकम्पोज जो क्वालिटी है अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो तीसरा क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ represents volume strength represents volume of O2 obtained at STP on decomposition of 1 liter H2O2। ध्यान रखना बच्चों, ये गैस है, ये लिक्विड है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड कब, ऐसे वैसे नहीं, एसटीपी पे, कभी भी नहीं, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम मिलता है, किसका, इसका, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम मिलता है। आई रिपीट वंस अगेन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम मिलता है, किसका, O2 का। कब, जब इसके 1 लीटर को डिकम्पोज करते हैं तब, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको हम अगले पॉइंट में यूज करेंगे। इतना वॉल्यूम से एक्सप्लेन कर दिया, फीलिंग आ जानी चाहिए अभी तक, H2O2 की फीलिंग आपके अंदर आ जानी चाहिए, हाँ H2O2 क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, एन फैक्टर क्या है, और साथ में वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ बनने वाला O2 कब, जब 1 लीटर को तोड़ें तब, एसटीपी पे कितना लीटर O2 मिलेगा वो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। आई होप कि कंसेप्ट, कम से कम ये डेफिनेशन वाला पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है। अब मैंने कहा था कुछ भी दिया हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया तो भी मोलरिटी निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोलरिटी या नॉर्मलिटी निकाल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो अब इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए जानते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी समझ गए, पार्ट डी में जानेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चौथे पॉइंट का पार्ट डी लिखिए,
पार्ट डी, conversion of volume strength into molarity, normality, etc. Conversion of volume strength into molarity, normality, etc. तो इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप ये सभी ने लिख लिया होगा। मैं चौथे पॉइंट का ए बी सी, चौथे पॉइंट का डी लिखने जा रहा हूं, यहीं पे लिखूंगा जगह, ठीक, खाली कर, ठीक है। ये 10 रुपए 100 रुपए मैंने लिखा है, मैं को रेट डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली बोला ही नहीं सर, आपने 10 रुपए बोला था वही हमने लिख लिया, अंदाज से लिखा यार। देखिए पार्ट डी, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू मोलरिटी और नॉर्मलिटी एटसेट्रा। मोलरिटी और नॉर्मलिटी एटसेट्रा, राइट। हाँ बच्चों, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्जन होगा, एक बार उस पर ध्यान देते हैं, एक बार उस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, H2O2 हम पता करना चाह रहे हैं कि अगर मान लो 10 वॉल्यूम H2 समझते हैं, 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब समझते हैं पहले, ठीक है। तो आपने कहा सर H2O2 जो है ना लिक्विड है, डिकम्पोज होगा H2O लिक्विड और प्लस हाफ O2। अच्छा 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है मेरा, इसका इंटरप्रिटेशन ये रहा कि 1 लीटर H2O2 लिक्विड, ये जो ऊपर लिखा है, ऑन डिकम्पोजिशन ये O2 देता है ना, ये बनेगा, गिव्स कितना, ये 10 वॉल्यूम 10 लीटर O2 गैस एट STP राइट। तो बच्चों 1 लीटर से हम लोग जहां चल रहे हैं, हमारा एम है H2O2 वाला कहानी खत्म हो रहा है लगभग, बस अंत में क्या समझ रहे हैं, करना आ गया बच्चों। अगर हमें वॉल्यूम फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मोलिटी निकालेंगे, मोलिटी निकालना आ गया तो मोलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए जरा, तो इसके 1 लीटर से क्या मिलता है, 10 लीटर, लेकिन कब, सर वीडियो अटक रहा है, सर अटक रहा था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। जैसा वीडियो अटक रहा है, रिपीट कर अटक रहा है वीडियो, रुक जाओ वीडियो चेंज करते हैं, वेट। वीडियो बिल्कुल नहीं अटकना चाहिए, वीडियो अटक रहा तो प्रॉब्लम है। अभी कैसा वीडियो है, अभी वीडियो ठीक हुआ, अभी कुछ ठीक हुआ, वैसा ही है।
मैंने अभी नेटवर्क अपने फोन के हॉटस्पॉट से चेंज कर दिया इसका नेटवर्क, देखो शायद अब सही होना चाहिए। आप लोग वही करें तभी आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। वीडियो ठीक आया? सब ब्लर आ रहा है थोड़ा। नो सर। सब बेटर है, ठीक है। सर ठीक है। नहीं ब्लर है तो ब्लर के लिए थोड़ा पास कर देंगे, ब्लर का इलाज ये। अभी ठीक हुआ कुछ? ब्लर वाला थोड़ा बड़ा हुआ? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। नहीं बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि क्या है ना, जैसा आपको देखेगा ऐसा ही रिकॉर्ड होगा वहां पे क्लाउड पे, और वैसा ही फिर आप बाकी लोगों को दिखेगा, इसलिए बिल्कुल सही होगा तभी सही रिकॉर्ड होगा। तो अब आपको बिल्कुल हमको सही देख पा रहे हैं, आवाज ठीक सुन पा रहे हैं आप लोग? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्लियर। चलिए चलो बच्चों, मैं क्या बोल रहा था, हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन, चौथा पॉइंट देख रहे हैं, चौथे का चौथा देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, यानी मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को। तो हमने एक एग्जांपल लिया 10 वॉल्यूम H2O2 का, हमने कहा 10 वॉल्यूम H2O2 डिकम्पोज तो ऐसे कोई भी H2O2 ऐसे होगा, लेकिन 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर से मिलेगा 10 लीटर, जितना ये लोगे उसका 10 गुना ये हो जाएगा। अगर एक मतलब ये जितना होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब जितना लोगे उसका 10 टाइम्स, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर 10 है मतलब 10 गुना हो रहा है। तो 1 लीटर लिक्विड से 10 लीटर O2 मिलेगा, लेकिन एसटीपी पे, समझ गए? 1 लीटर से 10 लीटर मिलेगा, वो भी एसटीपी पे, समझिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है? 1 से 10। अब इस 1 से 10 में क्या समझना है आपको, 1 से 10 में क्या समझना है कि ये 10 लीटर एसटीपी पे है। याद करिए शुरू में अगर एसटीपी पे वॉल्यूम पता है तो क्या मोल, देखो बच्चों हमें निकालना क्या है, हमारा एम क्या है, हम चाहते हैं इसकी मोलरिटी निकालें H2O2 की। इसकी मोलरिटी क्या होगी, इसके मोल कितने हैं, किसमें, 1 लीटर में। 1 लीटर में मोल कितने मौजूद, वही मोलरिटी होती है। देखो हमने इसका 1 ही लीटर तो लिया है, हमने H2O2 लिक्विड 1 लीटर लिया है, जैसे पानी लिक्विड होता है वैसे मिल्क लिक्विड होता है, वैसे ही H2O2 लिक्विड होता है। तो 1 लीटर लिक्विड लिया, अगर हमें पता होता कि इस 1 लीटर में इसके मोल कितने मौजूद हैं, वही इसकी मोलरिटी हो जाती। तो मोल आएंगे कैसे, कहते हैं सर देखो ना समहाउ इसके मोल निकल आए। तो मोल निकालने का तरीका देखो हम क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे, इसके मोल निकालेंगे, लेकिन इसके मोल कैसे निकालेंगे, इन दोनों में किसी एक के मोल पता लग जाए तो रेशियो मेथड लगा करके या यूनिटी मेथड लगा के इसके मोल निकाल लेंगे। इसके मोल पता हो तो भी आ जाएगा, इसके मोल पता हो तो भी आ जाएगा। अब इन दोनों में किसी एक के तो मोल निकल सकते हैं, इन दोनों में किसी एक के मोल निकल सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान दो, इसके 1 लीटर के टूटने से 10 लीटर मिलता है क्या, O2। O2 मतलब ये है ना, ये। तो बताओ क्या इसके मोल आ सकते हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम पता किसी गैस का हो, गैस का वॉल्यूम पता, मोल कैसे आते हैं, V/V0 करके। बच्चों इसके मोल आ जाएंगे, मोल इक्वल टू हो जाएगा V/V0, देख लो, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना हो गया, गिवन वॉल्यूम हो गया 10 लीटर अपॉन 22.4, ये मोल आ गए O2 के। आ गए? यहां तक किसी को प्रॉब्लम कि सर आपको O2 का एसटीपी पे वॉल्यूम पता है तो एसटीपी पे मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, लीटर अपॉन लीटर। आ गए मोल O2 के। ध्यान दीजिए हमें एम क्या था, सर हम चाह रहे थे इस वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ प्लस की मोलरिटी निकालें, तो हमने पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया, इसके 1 लीटर से 10 लीटर मिलेगा। अच्छा अब 10 लीटर मिलेगा, हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब था इसके 1 लीटर मोल कितने हैं, इसके कितने मोल इसके 1 लीटर में आए होंगे, 1 लीटर लिया इसके मोल कितने रहे होंगे, इसके मोल कैसे पता लगेंगे, सर बैक कैलकुलेशन से। कैसे, इन दोनों में किसी एक के मोल निकल जाएं, फिर हम यूनिटी मेथड इसके मोल निकाल लेंगे, वो 1 लीटर में होंगे, वही मोलरिटी होगी। अब इन दोनों में किसके मोल निकल सकते हैं, सर O2 का डाटा दिया, O2 के मोल निकल सकते हैं। कैसे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, O2 के मोल आ गए। और बच्चों अगर O2 के मोल आ गए ना, ऑक्सीजन के मोल आ गए, इस ऑक्सीजन के मोल पता हो चुके हैं, O2 के मोल आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास O2 के मोल आ चुके हैं। तो अगर O2 के मोल हमारे पास आ चुके हैं तो हम करेंगे क्या, देखो जरा, जब देख के बताओ, अगर O2 का आधा मोल बन रहा है तो इसका कितना मोल रिएक्ट किया होगा, देखो जरा सोचो, हमारे पास O2 के मोल आ चुके हैं, हम O2 के मोल, अगर O2 के इतने मोल बनने के लिए O2 का आधा मोल बनता है तो उसका 1 रिएक्ट किया होता है, तो O2 के जितने मोल बनेंगे, यूनिटी मेथड सोचो जरा, अगर या ऐसे सोच लो, अगर इसका आधा मोल बना तो इसका 1 मोल रिएक्ट किया, यानी जितना बना उसका डबल ये रिएक्ट किया, ट्वाइस।
आधा मोल बनाएंगे उसको 1 मोल रिएक्ट करना पड़ा होगा। वैसे सोचो, वैसे कुछ सोचो, अगर O2 के इतने मोल हैं तो O2 के इतने मोल बनाने के लिए H2O2 के कितने मोल को रिएक्ट करना पड़ा होगा। यूनिट मेथड सोचो कितना होना चाहिए। सर इंटू 2 सत्य वचन। देखो बच्चों 10 लीटर अपॉन 22.4 और इंटू टू करोगे तो ये मोल आ जाएंगे किसके, H2O2 के जो हमने लिए। इतने मोल H2O2 हमने लिया होगा। और ये बताओ, देखो अब आप आंसर आ चुका जो हमको चाहिए था, मोलरिटी चाहिए था, मोलरिटी आ चुकी है। देखो ठीक से, H2O2 के इतने मोल हमने लिए होंगे, इतने मोल। अब बच्चों बताओ, इतने मोल अगर लिए होंगे तो हमने लिया तो 1 लीटर था ना, इसका मतलब उस 1 लीटर में H2O2 के इतने ही मोल रहे होंगे, इतने सारे मोल। जो 1 लीटर हमने लिया था, 1 लीटर जो हमको 1 लीटर H2O2 दिख रहा था ना, 1 लीटर एक्चुअली उसके अंदर कितने मोल रहे होंगे, उसके इतने मोल रहे होंगे उसके अंदर। और 1 लीटर में जो मोल रहे होंगे वही मोलरिटी है, यही मोलरिटी है, यही सामने लिखी हुई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, समझ लीजिए एक बार क्या है। 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि 1 लीटर से 10 लीटर O2 मिलेगा। अब O2 मिला है, हमारा एम क्या था, इसकी मोलरिटी निकालना। इस 10 वॉल्यूम की मोलरिटी क्या है, हमने कहा ठीक है इसका 1 लीटर लिया, इसका पता लग जाए इसके 1 लीटर में कितने मोल मौजूद है, वही मोलरिटी होगी। इसके मोल निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन थोड़ा उल्टे किए। कैसे, इसके मोल निकल आएंगे 1 लीटर में, कब, इसके मोल कैसे पता लगेंगे, इन दोनों में कोई एक पता हो जाए। और सर ये O2 गैस है, इसके मोल पता हो सकते कैसे, वॉल्यूम पता है 10 लीटर, तो एसटीपी वॉल्यूम पता है, तो V अपॉन V नॉट यानी V अपॉन 22 10/22.4 मोल ऑफ O2 आ गए। और O2 का आधा मोल बनाने के लिए इसको 1 रिएक्ट करना पड़ेगा, जितना मोल O2 बनेगा उसका डबल इसको रिएक्ट करना पड़ेगा। रेशियो मेथड, यूनिटी मेथड सोच लो, जितना ही बनेगा उसका डबल ये रिएक्ट किया होगा। तो इतना O2 बना है इंटू 2 करो, इतना मोल H2O2 रिएक्ट किया होगा। और H2O2 के जो मोल आ रहे हैं बच्चों, रिएक्ट किए हैं, लेकिन ये सारे मोल 1 लीटर में रहे होंगे जो हमने लिया था। इतने मोल जो रिएक्ट किए हैं वो थे किसमें, और वही जो हमने लिया था, हमने तो 1 लीटर लिया था, नहीं उस 1 लीटर में इतने मोल थे, उस 1 लीटर में इतने मोल थे, नहीं यही मोलरिटी हो गई। उस 1 लीटर में इतने मोल थे, यही मोलरिटी हो गई। तो ये जो है ना प्रेजेंट इन 1 लीटर ये जो मोल है ना, ये प्रेजेंट इन 1 लीटर, और इसी को तो हम मोलरिटी नाम देते हैं। ये तो मोलरिटी हो गई, MOLARITY। बच्चों मोलरिटी आ चुकी है, यही मोलरिटी, देख लो ठीक से। सर नीचे का नहीं दिख रहा। ए बालक सब दिख रहा है, देखो ठीक से। यस सर, अब ठीक। अरे नीचे लिखा क्या था, इसी को मोलरिटी इधर लिख देते हैं अभी कुछ, MOLARITY, इसी को मोलरिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मोलरिटी नाम देते हैं। तो मोलरिटी आ चुकी है। अब एक काम करते हैं यार, ये तो या इस ये तो 10 ये मोलरिटी किसकी है, 10 वॉल्यूम H2O2 की, लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा वॉल्यूम 10 ही हो। यहाँ 15 वॉल्यूम हो गया तो यहाँ 15 कर देना न्यूमरेटर में, यहाँ 20 हो गया तो यहाँ 20 कर देना। तो फॉर्मूले को जनरलाइज कैसे करें, इसके फॉर्मूले को जनरलाइज कैसे करेंगे, तो जनरलाइज करने के लिए हम इधर बोर्ड पे लिखेंगे। अगर आप ये नोट कर लेंगे तो मैं इधर बोर्ड में शिफ्ट करूंगा कैमरा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देख लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। लिख लिए सर। वेरी गुड, चलो मैं बोर्ड उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। देखो उधर अभी क्या है, मोलरिटी का जो ये जो है ना, इसी को यही मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ मोलरिटी लिखता हूँ कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको नोट नंबर 1 बना देंगे बाद में। मोलरिटी M, बच्चों M इक्वल टू हो गया कितना, ध्यान दीजिए, 10/22.4 × 2। अच्छा
इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 11.2 बचेगा ना, 11.2 बचेगा ना, 2 से इसको कैंसिल कर 11.2 यानी हो गया ये 10 अपॉन 11.2, ये मोलरिटी आ गई। देख लीजिए बच्चों, मोलरिटी के फॉर्मूला लिखना पड़े तो मोलरिटी क्या हो गई 10, ये 10 था और अपॉन 11.2, राइट। लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा 10 थोड़ी होगी, कुछ भी हो सकती है। तो इन जनरल इसको जनरलाइज करें तो इस 10 को हटा के लिख दें V, 10 को हटा के लिखें V, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो नोट नंबर 1 ये रहेगा आपका कि मोलरिटी क्या है, ये नोट नंबर 1 लिख लीजिए, मोलरिटी, नोट नंबर 1, ठीक है। कि जनरलाइज किया, ये तो समझा दिया पूरा, लेकिन हर बार समझाना इतना ही है, इतना झमेला थोड़ी करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 ही मोलरिटी होता, कैसे आया रे, इससे आया, पूरा एक्सप्लेन किया अभी आपको। मोलरिटी जो हो गई वो होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, और अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मोलरिटी आ गया तो नॉर्मलिटी तो आ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है क्या, नोट नंबर 2 नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है, ये होती है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। बच्चों अभी आपको बताया कि जो है ना इसका n फैक्टर जब H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो 1 होता है, अदरवाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या खाली रिड्यूसिंग एजेंट में कितना 2 होता है। तो जनरली इसको 2 ही लेना है जब तक ना बोले कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। इसको कितना रखो, ये रख दो V अपॉन 11.2। तो बच्चों देखो सॉल्व करो, ये नॉर्मलिटी आ जाएगी कितना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, ये रही। नॉर्मलिटी भी आ गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, मोलरिटी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। तो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ से हम क्या निकाल पाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से हम नॉर्मलिटी निकाल पाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से हम मोलरिटी निकाल पाएंगे, और नॉर्मलिटी मोलरिटी आ गई फिर तो आप जानते ही हैं क्या करना है ना। नॉर्मलिटी मोलरिटी क्वेश्चन इतने सारे किए, आइडिया हो गई अच्छा खासा, राइट। देखो इसको हम और बात करेंगे, हाँ। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बालक। सर इसका n फैक्टर 2 लेंगे या 1 लेंगे? बेटा जब तक ना बोला जाए तब तक n फैक्टर कितना लेना है, 2 ही लेना है आपको, ठीक है। जब तक आपको ये ना बोले कि डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, राइट। हमने यहाँ से हमने वाटर को नहीं किया, हमने केवल O2 के बारे में सोचा, O2 के बारे में, राइट, सिर्फ O2 के बारे में सोचा, राइट। क्योंकि ये जब रिएक्शन करता है तो ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही जैसा काम करता है, आइदर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। तो अभी जब तक ना बोले, जब तक वो क्वेश्चन मेंशन ना करे डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तब कितना लेना 2, अगर बोले डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा तो 1 ले लो, अदरवाइज 2 लेना, ठीक है। तो अब इसको इतना ही इंफॉर्मेशन देंगे, एक क्वेश्चन आपको देंगे जो आप करेंगे अभी के अभी, और उस क्वेश्चन में एक नहीं 2 क्वेश्चन आपको देंगे, दोनों आप करेंगे अभी के अभी। तो बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसा लगा, ठीक लगा ना, कुछ नहीं है घुमा दिया यार, वो मोलरिटी बोल देता सीधे सीधे, लेकिन नहीं यार, वो तो क्वालिटी बतानी थी, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब बनने वाला O2 का वॉल्यूम, 1 लीटर लोगे, एक जितना लीटर लोगे उसका उतना टाइम्स हो जाएगा। चलिए इसका मैंने फोटो ले लिया, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मेरे साथ क्वेश्चन करिए, मैं बोर्ड इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, और अगर कुछ नोट्स रह गए होंगे तो फिर जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तो आप देख लेंगे, वीडियो नहीं मतलब वीडियो ऑन डिमांड शेयर होगा। किसी की क्लास छूट रही है, कोई भी समस्या है, वीडियो मेरे को मैसेज भेजेगा, मैं उसको वीडियो पर्सनली शेयर करूंगा, ठीक है। ऐसे देखा गया वीडियो के चक्कर में कुछ लोग क्लास में आ ही नहीं रहे हैं, अरे वीडियो देख लेंगे ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है वीडियो देख लेंगे, अदरवाइज क्लास में रहिए। बेटो वैसे पता है जो भी पढ़ाया जा रहा है ना बच्चों, हर चीज तो कहीं ना कहीं मिल जाती है आपको, बुक में लिखी है, यूट्यूब में ढूंढेंगे 10 वहां मिल जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस नहीं है, चीजें हैं, हर चीज को सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है, एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ना। स्टडी क्या है, रेगुलरिटी, वरना नॉलेज तो हर जगह मिल रही है, बट रही है, नॉलेज पड़ी हुई है, बुक्स में पड़ी हुई है, इंटरनेट पे पड़ी हुई नॉलेज कहीं पड़ी हुई है, आपको उठा लो। चलो अब क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए जरा, क्वेश्चन में कुछ भी होगा हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ, अच्छा एक चीज और बता दें, एक चीज और ध्यान आ गई ऐसे ही कि ध्यान ये आ गया बच्चों
कि ग्राम पर लीटर, नोट नंबर 3 देख लो, ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कई बार ग्राम पर लीटर पूछ देता है। नोट नंबर 3 ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों देखो ना, H2O2 का जो है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 34, है ना, और इसकी मोलरिटी क्या है सर, इसकी मोलरिटी है, मोलरिटी होती है कितना लिखा उधर, B/11.2, B/11.2 मोल पर लीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, इसके 1 लीटर में इतने मोल है, इतने मोल 1 लीटर में है। मोलरिटी का मतलब हुआ कि मोल पर लीटर, इतने मोल 1 लीटर में है। और ये बताइए हर मोल का वेट कितना है, 34 ग्राम। इसके 1 लीटर में इतने सारे मोल हैं, ठीक है, लेकिन उस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, हर मोल 34 ग्राम का है, तो जितने मोल इंटू 34 करो तो ग्राम हो जाएगा। मोल की वजह ग्राम लिखना शुरू कर दो, नहीं इसको हम लिखना ऐसा कर देंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा V/11.2 और इंटू 34 कर दो, इंटू 34। अब देखो जैसे 34 करोगे, जब मोल की क्या जाए, ग्राम आ जाए, ऊपर ग्राम हो गया, 34 से मल्टीप्लाई करते ही ग्राम हो गया। तो जो मोल पर लीटर था, मोल इंटू 34 करो तो ग्राम पर लीटर आ गया, यही होगी ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कुछ नया नहीं है, किसी की मोलरिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ H2O2 की मोलरिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया, ऐसे आप किसी की भी मोलरिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोलरिटी इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, नहीं ग्राम पर लीटर हो जाएगा। कुछ नया नहीं चाहिए बच्चों, एक नई चीज आ गई, नया कुछ नहीं है, बोलने का तरीका बदल गया। मोल पर लीटर को हम ग्राम पर लीटर बोलने लगे, मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर बोलना शुरू किया, कुछ भी नया नहीं, वही पुरानी चीज, समझ गए ना। चलिए अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तो ऐसी बात आ गई, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2, बस क्वेश्चन खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, ये फॉर्मूला नॉर्मलिटी का, सीधे खत्म। क्या आ रहा है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। कितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इसको 20 रख दो, 20 वॉल्यूम, तो 20 अपॉन 5.6, बस यही आंसर है। कैलकुलेशन कर लेना, ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मलिटी आ चुकी, ग्राम पर लीटर नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन समझिएगा। आपको बता दें H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, H2O2 रिड्यूस भी हो सकता है। नहीं, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट भी है। H2O2 दोनों टाइप का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। आई रिपीट वंस अगेन, H2O2 दोनों टाइप का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इज इट क्लियर? हाँ, इट शुड बी क्लियर। देखो जरा, तो क्वेश्चन ऐसा है, find out volume of 2 molar ferrous oxalate FeC2O4, ferrous oxalate। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ फेरस ऑक्सलेट। बच्चों फेरस में आयरन भी ऑक्साइड होगा, कार्बन भी ऑक्साइड होगा। फेरस ऑक्सलेट में आप दोनों को ऑक्साइड से सोचना, मैंने कराया है क्वेश्चन आपको पहले, इसका एन फैक्टर 3 होता है। इसका एन फैक्टर कितना है? 3। हिंट दे रही है, हिंट में दिया हुआ हिंट है ये आपके लिए, वरना आप खुद कैलकुलेट करती है। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर फेरस ऑक्सलेट that will completely reduce 50 milliliter of 10 volume H2O2, बस that will completely reduce 50 milliliter of 10 volume H2O2। अब क्वेश्चन कितना आसान है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया, तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे FeC2O4 प्लस H2O2, कुछ बनाएगा। H2O2 का एन फैक्टर बताया मैंने, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 होता है, और फेरस ऑक्सीडेट हिंट दे दिया 3 होता है इसका एन फैक्टर, ठीक है।
अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना है? 50 ml। इसका वॉल्यूम कितना है? इसकी मोलरिटी है 2 मोलर है, और इसका वॉल्यूम ही तो हमें निकालना है कितना होगा। बच्चों दोनों के ग्राम करंट निकाल के बराबर करना ही हमारा उद्देश्य है। ग्राम करंट निकाल के इक्वेट कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ग्राम करंट आएंगे कैसे? सबसे गलती यहां कर सकते थे, अगर ये हिंट नहीं दिया होता आप 10 फैक्टर कहीं 2 ना ले लेते, खाली कार्बन ना ले लेते। गलती यहां बार बार होती है, क्वेश्चन में स्टार लगा देता हूं। चलो खैर, ये बताओ, सबसे पहले बताइए इसका वॉल्यूम पता है ना? अगर नॉर्मलिटी पता लग जाए कितना वॉल्यूम है। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका 10 वॉल्यूम है, ये 10 वॉल्यूम दिया है, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी 10 वॉल्यूम, इसकी मोलरिटी 2 दी थी। एक काम करो, इसकी नॉर्मलिटी निकाल लो, इसका एन फैक्टर 3 है ना, तो एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी आ गई 3 इंटू 2, 6 आ गई नॉर्मलिटी। बच्चों इसकी नॉर्मलिटी 6 आ गई। इधर देखो, यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है, अरे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो नॉर्मलिटी ऐसे आती, यहाँ नॉर्मलिटी आ जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, यानी 10 अपॉन 5.6 नॉर्मलिटी आ गई। अब बताओ जरा ध्यान दो, इसकी नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम अननोन है, इसकी नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम नोन है। क्या कर दो, n1v1 इक्वल्स टू n2v2, बुक्स में कई जगह लिखा होता है n1v1 इक्वल्स टू n2v2, जबकि है क्या वो? अरे वो तो ग्राम करंट ना है। देखो जरा क्या करते हैं, इसके ग्राम करंट कैसे आ जाएंगे? इसके ग्राम करंट आ जाएंगे मिली इक्विवेलेंट हो गए, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ पे, इसके मिली इक्विवेलेंट हो गए, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। इसकी नॉर्मलिटी कितनी है? 6। वॉल्यूम कितना है निकालना है, V1 मान लो। इसकी नॉर्मलिटी कितनी है? 10 अपॉन 5.6। वॉल्यूम कितना है? 50 ml। बच्चों देखो ना, दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n1v1 इक्वल्स टू n2v2 कोई नई चीज नहीं है। जब हम बोलते हैं n1v1 इक्वल्स टू n2v2 तो हम दो के मिली इक्विवेलेंट बराबर कर रहे होते हैं या ग्राम करंट बराबर कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के साथ ही H2O2 की कहानी समाप्त होती है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। 2 क्वेश्चन मैंने कराया आपको, हर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, यानी एक बार आपको पता लग गया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपके लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं रह गई, आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड, चलिए समझ, आप लोग समझ गए ना? मतलब मैंने आपको बताने का उद्देश्य, ये क्वेश्चन कराना मेरा एम था ही नहीं, मेरा एम था कि आप ये समझें कि किस प्रकार से एन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट? अच्छा समझ लीजिए, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट? तो मुझे लग रहा है H2O2 कहानी समझ में आ गई सबको। H2O2 डन। CP 13 मिलेगा जब आपको, उसमें H2O2 के क्वेश्चंस होंगे, यही करना होगा जो अभी दूसरे क्वेश्चन, मेन तो यही है, यही तो खाली ऐसी टाइम पास था, यही मेन तो काम इस सेकंड क्वेश्चन में किया। अल्टीमेटली क्या है, ग्राम करंट निकाल के इक्वेट कर दो। कैसे निकालना ग्राम करंट, तरीका आपका अपना, राइट? तो मुझे लग रहा है H2O2 की कहानी समाप्त हो चुकी है। स्पेशल टाइप की कॉन्सेंट्रेशन थी, एक बात पूरी हुई। दूसरी बात हम करना चाहेंगे बच्चों, बात 2। बात 1 हो गई, बात 2 आ रही है अभी। सर बोलिए। नेटवर्क एरर सर, आपका वीडियो लैग कर रहा है सर, अटैक रहा है सर। रुक जाओ यार, रुक जाओ, अभी फिर सही हो जाएगा। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं एयरटेल पे शिफ्ट कर जाता हूँ। अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था जियो से, तो जियो नेटवर्क खराब हुआ तो मैं एयरटेल, वी आर ऑन एयरटेल। बताइए एयरटेल का कैसा सर्विस है? 1 मिनट के अंदर एयरटेल आपको देखना शुरू हो जाएगा नेटवर्क में, कैसा है? कुछ सुधार हुआ? सर थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा? 10 मिनट लग जाता है सुधरने में? नहीं सर, 10-15 सेकंड लगेगा। हाँ ठीक है, एयरटेल में शिफ्ट किया अभी जस्ट। बताइए सुधार, जल्दी बताइए, आप लोग रिपोर्ट करिए, सुधार हो गया तो आगे बात करेंगे। नो सर, अभी नहीं बस। हाँ जी, एक्चुअली मैंने ब्रॉडबैंड वाले को फोन किया था, जियो फाइबर, आपको शायद बताया होगा। मैंने बोला भाई जियो फाइबर के लिए बात की, तो बोला कि आपके घर के मेन रोड पड़ता है, मेन रोड किधर, मेरा घर है और उस साइड में नेटवर्क है, इधर नहीं है।
मेन रोड मतलब जहाँ पे आपने देखा होगा ब्लैकबेरी का शोरूम है ना, मेन रोड में बड़ा सा बिल्डिंग में ब्लैकबेरी का शोरूम है, बस उस शोरूम के पीछे इनका रिलायंस का सर्विस है, जबकि उस शोरूम के जस्ट सामने वाली गली में मेरा घर है। तो उस वहाँ पे कुछ भी सर्विस नहीं है जियो की, कोई दूसरा नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कई दिनों से, मिला नहीं अभी तक। सही हुआ भाई बात करते करते, यस सर। कुछ फायदा। बेटर है सर। वीडियो बेटर है बट सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा। ब्लर आ रहा हो सकता है थोड़ी देर में ये भी सही हो जाए। ब्लर आ रहा है, मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, रुको एक ही बोर्ड कवर करता हूँ, वह थोड़ा बोर्ड छोड़ देता हूँ। अब ब्लर आ रहा है तो यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा अभी आपको, ठीक है, मैं भी बड़ा बड़ा देखूंगा, ये भी बड़ा बड़ा दिखेगा, बहुत आगे कर दिया कैमरा। देखो इधर, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों दूसरी कॉन्सेंट्रेशन है, इसको बोलते हैं परसेंटेज लेवलिंग। बहुत ऊपर हो गया, दिख नहीं रहा, रुक जाओ, ठीक है ना। यस सर। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, OLEIUM, ओलियम। ये परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। बच्चों ये ओलियम क्या होता है इस पे जरा बात करेंगे। देखो जरा, सबसे पहली बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा, बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें, अगर घर में है तो बात करें, यहाँ तक सुनाई पड़ जाता है, कोशिश करें माइक्रोफोन ऑफ रखें, क्वेश्चन हो तभी पूछें। हाँ जी, पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि H2SO4, आप सभी जानते हैं H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अंदर अगर हम मिला देते हैं, आप जानते हैं कि जैसे पानी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है ना, उसी प्रकार से अगर H2SO4 ले लें और इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड डिसॉल्व कर दें, जो कॉम्बिनेशन बनेगा H2SO4 और सल्फर ट्राईऑक्साइड का, उसको बोलेंगे ओलियम। तो ओलियम है क्या, H2SO4 प्लस SO3, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, SO3 गैस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, बना देगा ओलियम, H2H2O7, ये ओलियम है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा इस गैस को, H2SO4 को ओलियम एब्जॉर्ब, सॉरी सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेगा और बनाएगा क्या, ओलियम। तो देखो इन दोनों का फॉर्मूला जोड़ दो, यही बन जाएगा, दो हाइड्रोजन, सल्फर दो कैसे हो गए, एक सल्फर यहाँ एक यहाँ, दो सल्फर हो गए, ऑक्सीजन 7 कैसे हो गए, 4 यहाँ 3 यहाँ 7। तो ओलियम क्या होता है, ओलियम को ऐसा बोल सकते हैं, इट इज SO3 डिसॉल्व्ड इन H2SO4, ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओलियम कोई नई चीज नहीं है। ओलियम एक्चुअली ओलियम है क्या, ओलियम कोई नई चीज नहीं है, ओलियम एक्चुअली H2SO4 को ही बोलते हैं, जब उसमें SO3 गैस डिसॉल्व कर देते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनता है, गैस उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं ओलियम। और ओलियम में जो गैस घुली हुई ना, इस गैस की क्वालिटी के आधार पे ही उसको हम परसेंटेज लेवलिंग बोलते हैं, समझेंगे भी क्या है। लेकिन ए बच्चों 2 मिनट दो ना, प्यास लग रही, पानी पी के आते हैं।
चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको कि H2SO4 तो आप जानते हैं, उसमें SO3 गैस घोल दी तो बन गया ओलियम। अभी थोड़ा ब्लर वाला केस खत्म हुआ बच्चों, अभी भी ब्लर है? सर खत्म हो गया। थोड़ा पीछे करते मैं खुद बड़ा बड़ा दिख रहा हूँ अपने आप को कैमरे में, यार अजीब दिख रहा है मेरे को देखना। ब्लर वाला आएगा तो फिर आगे कर देंगे, ठीक है? बताइएगा। अब ठीक है, थोड़ा अब छोटा लग रहा हूँ हल्का हल्का। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि H2SO4 में अगर जैसे SO3 डिजोल्व कर देते हैं, जो कॉम्बिन, देखो फिर योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आ गया मैसेज। हाँ, तो H2SO4 ये रहा, उसमें SO3 डिजोल्व किया तो ये हो गया। अब देखो जरा आगे हम आपको परसेंटेज लेवलिंग समझें, उससे पहले एक पॉइंट और समझाएंगे, तो उसके बाद परसेंटेज लेवलिंग आएगा कि SO3 जो होता है पानी के कांटेक्ट में आने पे क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, रिएक्शन ऑफ SO3 विद वाटर, SO3 जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है, पानी में ये घुल जाता है और पानी में घुल के बना देता है बच्चों ये H2S और ऑक्सीजन 3 यहां, एक यहां 4, H2SO4 बना देगा, खुद H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है H2SO और 4। यानी क्या बोलोगे कि अगर SO3 गैस पानी के कांटेक्ट में आती है तो पानी में घुल के ये खुद सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अभी परसेंटेज लेवलिंग समझाने में काम आएगा, इसलिए पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि परसेंटेज लेवलिंग समझाएंगे ना, सॉरी, हाँ आपको परसेंटेज लेवलिंग समझाएंगे ना, परसेंटेज लेवलिंग, तो ये सब काम आएगा, ठीक है? तो पहले ये था, फिर ये ओलियम इसको बोलते हैं, और फिर क्या हो गया, SO3 जैसे ही पानी कांटेक्ट में आता तो ये होता है। अब चलिए, अब हम बात कर सकते हैं, अगला पॉइंट जो है वो होगा, ठीक है, अगर हम इसको डाइल्यूट करें तो क्या होगा, इसको डाइल्यूट करें तो क्या होगा, इसमें पानी मिलाएं तो क्या होगा। तो इसमें जो पानी मिलाओगे ना H2SO4 तो इसमें, हाँ इसमें जो H2SO4 ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो SO3 है ये मिलाए हुए पानी से ये वाली रिएक्शन कर जाएगा। जब इसको डाइल्यूट करेंगे, जैसे इसमें पानी मिलाओगे तो जो इसमें H2SO4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो SO3 है वो इस रिएक्शन के हिसाब से नया H2SO4 बना देगा। तो तीसरा पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं हम, चौथा पॉइंट, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। तो बच्चों ओलियम जो है ना, ओलियम लिखा हमने H2O7, बोले तो H2SO4 और प्लस SO3, ये है ओलियम। कौन सा H2SO4 है, ये पुराना वाला, ओल्ड। अच्छा, फिर क्या होगा, जैसे ही इसमें पानी मिलाओगे बच्चों, ये पानी, इस पानी मिलाने से इस ओल्ड वाले H2SO4 पे कोई फर्क नहीं है, तो ऐसा सच रहेगा, ये H2SO4 ऐसा ही रहेगा जैसा था, ये ओल्ड वाला था, ये ओल्ड वाला H2SO4 ऐसा ही रहेगा, ओल्ड। फिर होगा क्या, होगा ये पानी इसके साथ रिएक्ट करके एक नया H2SO4 बनाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू H2SO4 हो जाएगा, लेकिन वो नया वाला, ये न्यू, समझ गए? तो ओलियम को डाइल्यूट करने पे क्या होगा कि ओलियम में SO3 नहीं बचेगा, बल्कि SO3 भी किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4। हालांकि बाद में कोई बता नहीं पाएगा कि भाई ये नया वाला और पुराना वाला इतना होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता, कोई अलग अलग नहीं कर पाएगा इनको, दोनों मिलके कॉमनली H2SO4 ही बोले जाएंगे, समझ गए ना? ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, इन दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर है इनका, राइट? तो अभी तक हमने परसेंटेज लेवलिंग पे बात नहीं करी, सिर्फ उसके आसपास के अपना हिसाब किताब बनाया, ताकि जब मैं बताऊं तो आप सब चीज कैच करें। क्या हो गया, एक बार फिर से, H2SO4 ओलियम क्या होता है, SO3 डिसॉल्व कर दो और SO3 को डाइल्यूट करने पे क्या होता है, H2SO4 बनता है आपका, ठीक है? SO3 की पानी सिलेक्शन ऐसे होती है, फिर हमने कहा आप एक काम करो, इसको डाइल्यूट करते हैं, इस ओलियम को डाइल्यूट करते हैं। ओलियम को डाइल्यूट करने पे क्या होगा कि पुराना H2SO4 ऐसा रहेगा, लेकिन जो पूरा जो SO3 था वो SO3 नहीं रहेगा, पानी से लेकर के H2SO4 बन गया नया वाला, और दोनों होमोजेनियस होंगे, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप, दोनों एक जैसे नजर आएंगे आपको, राइट? सर अगर यहां तक किसी को, हाँ बोलिए। सर ओलियम भी एसिडिक नेचर का होता है क्या? हाँ, ओलियम कोई कंपाउंड नहीं है, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू।
तो ये H2SO4 तो उसके अंदर है ही, तो ये ओलियम की बात करेंगे तो H2SO4 अपना तो काम करेगा ही, बस डाइल्यूट कर दोगे तो SO3 भी H2SO4 बन जाएगा। बल्कि आपको बताएं, रिएक्शन करने से पहले H2SO4 सॉरी ओलियम जो है वो पहले H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ओलियम नहीं रहता, ओलियम रिएक्शन करने से पहले H2SO4 बन जाता है। क्यों? अरे जब रिएक्शन कराओगे तो ओलियम को जहां भी मिलाओगे वहां पानी तो होगा ना, रिएक्शन हवा में तो होती नहीं, रिएक्शन तो लिक्विड सॉल्यूशन में होती है, सॉल्यूशन में पानी होगा। तो ओलियम को जैसे ही पानी में मिलाओगे रिएक्शन कराने के लिए, लैब में आपने देखा हो ना, कोई भी केमिकल लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में पानी लेते हैं, उसमें मिला देते हैं, जनरली टेस्ट ट्यूब में पानी लेके मिला, तो किसी भी केमिकल को पानी में मिलाते हैं पहले, राइट। H2SO4 को जैसे ही पानी में मिलाओगे तो वो अपने आप, जब भी क्वेश्चन ओलियम का आएगा हम ओलियम के पहले पता करेंगे कि उस ओलियम से कितना H2SO4 बनेगा और H2SO4 की ही रिएक्शन कराएंगे, ओलियम भूल जाएंगे। उसके बाद ओलियम से कितना H2SO4 बनेगा वो निकालना है, वो कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा अभी। अगर वो जान गए तो काम हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर आप वो जान गए तो काम हो जाएगा। चलिए, तो ओलियम एसिडिक नेचर का होता है, बिल्कुल ओलियम H2SO4 ही है, ओलियम H2SO4 ही है, उसका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जब तक स्टोर करते हो बॉटल में स्टोर कर रहे हो तो ओलियम है, लेकिन रिएक्शन में वो H2SO4 बन के रिएक्ट करेगा। क्योंकि देख लो मैंने लिखा है, रिएक्शन के बाद पुराना तो पुराना रहेगा, नया वाला भी नया H2SO4 बन के ही रिएक्ट करता है, यानी ओलियम जब भी रिएक्ट करता है तो H2SO4 बन के रिएक्ट करता है। ये पॉइंट नोट कर लें सारे। चौथा, फिर पांचवें पॉइंट में हम बताएंगे कि परसेंटेज लेवलिंग क्या होती है। परसेंटेज लेवलिंग एक्चुअली इसके डाइल्यूशन से ही रिलेटेड होती है। परसेंटेज लेवलिंग एक्चुअली इसके डाइल्यूशन से ही रिलेटेड होती है। मैं फोटो खींच लूं 1 मिनट का। हाँ बच्चों, अब मैं क्लियर कर रहा हूं और बात करते हैं कि जो परसेंटेज लेवलिंग है ये ओलियम के डाइल्यूशन से जुड़ी हुई है। तो एक पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पे चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखिए। परसेंटेज लेवलिंग इज रिलेटेड टू, पांचवा पॉइंट लिखिए, परसेंटेज लेवलिंग इज रिलेटेड टू dilution of H2SO4, the dilution of oleum, percentage leveling is related to dilution of oleum। चले, अब हम लोग पांचवें छठे पॉइंट शुरू करते हैं, उसी का छठा पॉइंट परसेंटेज लेवलिंग अच्छे समझते हैं। परसेंटेज लेवलिंग, देखो छठा पॉइंट ये, देखो बच्चों H2SO4 की जो बॉटल आती है ना उसमें ऐसे लिखा रहता है, ये वो ओलियम की बॉटल ऐसे लिखा रहेगा 110% ओलियम, 115% ओलियम, यानी उस पे एक लेबल लगा रहता है, उस लेबल को 110%, 115%, 120% ऐसे लेवल होता है। एक ओलियम की बोतल पे लेवलिंग होती है, जो लेवल लगा रहता है इसका क्या मतलब हुआ है, 110% का मतलब क्या हुआ है, 115% का मतलब क्या हुआ है, यही होती है परसेंटेज लेवलिंग। और इस लेवलिंग का मतलब क्या होता है और जानते हैं इंसानों, लेवलिंग का मतलब जानते हैं इंसानों, ठीक है ना। आइए ये ए पार्ट आप देखते हो, हम एक काम करते हैं 115% जानते हैं, 115% ओलियम का मतलब क्या है। देखो बच्चों इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ऊपर इस रिएक्शन को ऊपर लिख देता हूं ऐसे, H2SO7 इसका मतलब है H2SO4 प्लस SO3 H2SO4 ये, और प्लस जैसे डाइल्यूशन पानी मिलाओगे H2O तो दिस प्लस दिस मिलके बन जाएगा H2SO4 दिस, यानी न्यू, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ओल्ड H2SO4। अब हम आपको समझाने जा रहे थे कि परसेंटेज लेवलिंग का मतलब क्या होता है। 115% का मतलब, जैसे
याद करिए हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ में 10 वॉल्यूम को समझा था, बाद में जनरलाइज किया था। यहाँ भी 115% समझेंगे, बाद में जनरलाइज कर देंगे। 115% को हम समझेंगे फिर जनरलाइज करेंगे। देखो कैसे, देखो बच्चों 115% का मतलब हुआ, मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, ये फाइनल वेट, फाइनल वेट यहां पे देखना होगा, और ये हमने जो वेट लिया था यहां पे इनिशियल वेट। मुझे बताओ बच्चों, क्या इनिशियल वेट जो था, हम कुछ भी इसका वेट लेंगे, ओलियम का कुछ वेट लेंगे, इनिशियल वेट पानी मिलाएंगे तो नया वेट होगा, फाइनल वेट ज्यादा होगा पहले से कम होगा? ज्यादा होगा ना। हाँ, अगर ज्यादा होगा मतलब यहाँ इसके कंपेरिजन में जो कुछ ना कुछ वेट बढ़ जाएगा। अच्छा, जो वेट बढ़ गया, इसका जो फाइनल वेट बढ़ गया, उसमें है तो एस्ट्रोस लेकिन वेट बढ़ा, कितना वेट बढ़ा, वो क्या था, किसका वेट होगा, वो वाटर क्या का, मिलाया, वाटर का, वाटर का वेट होगा। बस बस इतना ही पॉइंट समझ के आप कैच कर जाओगे। देखो क्या है, 115% का मतलब होता है, परसेंट मतलब पर 100 तो होता ही जानते हैं, 115% का मतलब होता है कि 115 ग्राम टोटल वॉल्यूम बनेगा, एक फाइनल वेट 115 ग्राम हो जाएगा। 115 ग्राम फाइनल में है क्या, H2SO4। अगर 115% बोला है तो 115 ग्राम H2SO4 बन जाएगा, है ना। 115% मतलब 115 ग्राम बन जाएगा, लेकिन 115% है, परसेंट मतलब पर 100 होता है। पर 100 मतलब क्या हो गया कि 115 ग्राम बनेगा कब, जब 100 ग्राम लेंगे, तो 100 ग्राम ओलियम आपने लिया, इट ऑन डाइल्यूशन गिव्स व्हाट, इट गिव्स 115 ग्राम H2SO4। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 115% का मतलब होता है कि आप 100 लोगे 115 हो जाएगा, परसेंट मतलब पर 100 जो है, 100 लोगे 115 हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या दोगे, 115% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम ओलियम को डाइल्यूट करने पे 115 ग्राम H2SO4 मिलेगा। अगर 120% ओलियम होता तो 100 ग्राम से 120 ग्राम H2SO4 मिलता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में अगर बोलता, अगर मान लो इसमें ऐसा क्वेश्चन होता, बोलता वी हैव टेकन 100 ग्राम ओलियम, अरे वो 100 ग्राम ओलियम बोलेगा, वी हैव टेकन 100 ग्राम ओलियम व्हिच इज 115% लेवलिंग, व्हिच इज ऑफ 115% लेवलिंग। इसका मतलब हुआ 100 ग्राम लिया है, बोल रहा है 100 ग्राम ओलियम ले रहे हैं, लेकिन 100 ग्राम नहीं होगा, रिएक्ट करने से पहले वो 115 ग्राम H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें 115 ग्राम H2SO4 लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन में 100 ग्राम ओलियम लेके नहीं सॉल्व करेंगे, हम पता करेंगे जो ओलियम लिया है उससे कितना H2SO4 बना, और H2SO4 ही रिएक्ट करता है ना कि ओलियम, ठीक है। तो परसेंटेज लेवलिंग क्या बताती है, परसेंटेज लेवलिंग बताती है कितने ग्राम H2SO4 बनेगा, कब, जब 100 ग्राम को डाइल्यूट करेंगे तब। तो डेफिनेशन अगर लिखनी हो परसेंटेज लेवलिंग की, तो जो मैंने समझाई है उसी को डेफिनेशन में अगर पार्ट सी में डाल दें कि परसेंटेज लेवलिंग represents weight of H2SO4 formed, H2SO4 ब्रैकेट में old plus new, obtained on dilution of 100 ग्राम ओलियम सैंपल। अब देखो जो मैंने समझाया और जो मैंने लिखा है उनमें डिफरेंस हो तो आप मेरे से डिस्कस करें कि अब ओलियम की बात क्या है, ओलियम होता क्या है। अगर वो बोल रहा है कि 110% ओलियम है या 115 है, तो जितना परसेंट लेवलिंग है आपको उतने ग्राम H2SO4 मिलेगा, नया पुराना मिला के 100 ग्राम को डाइल्यूट करेंगे तब। से क्लियर, प्रॉपर्ली नोट कर लें। और फिर मैंने क्या कहा था, अरे कुछ भी दिया हो, चाहे वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहे लेवलिंग, अल्टीमेटली हम उसको मोलेटी नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम बताएंगे इसको भी मोलेटी नॉर्मलिटी में कैसे क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं, इसको फॉर्मूला नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं।
देखो फोटो खींच लो फ्रेंड। ठीक है इंसानों, तो आगे की बात करते हैं। जैसा आपने अभी फोटो देखा कि लेवलिंग क्या होती है, आई थिंक सभी को लेवलिंग समझ में आ गई होगी कि लेवलिंग जो होती है, अगर जो लेवल लगा होता है उसकी बॉटल पे उसको लेवलिंग बोलते हैं। और 110% का लेवल लगा है कि 115% का लेवल लगा है, लेवल क्या डिफाइन करता है? लेवल डिफाइन करता है जितना परसेंट लेवलिंग होती है उतने ग्राम H2SO4 मिलेगा, नया पुराना मिला के। नया पुराना मिला के उतने ग्राम हो जाएगा कब? जब 100 ग्राम को डाइल्यूट करेंगे तब। 100 ग्राम को कितना, 100 ग्राम से कितने ग्राम मिलेगा, वो होती लेवलिंग। समझ में आ गया ना सबको? डेफिनेशन भी वही लिखी है, डेफिनेशन मैंने लिखी वही है, समझ लो एक बार, वही चीज डेफिनेशन में बताई है। तो अब हम देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर एक बार सर फोन आ गया था सर, तो छूट गया पॉइंट बी से। तुम फोन अटेंड क्यों किया? सर वो सर जरूरी फोन था आएगा सर, ठीक है। चाचा का सर, ना ना ना, चाचा का पढ़ाई जरूरी। जरूरी। बोल देते पढ़ाई कर रहे, बाद में कर लेंगे यार। ठीक है सर। इसे तो पता है इतना बच्चा पढ़ रहा है, कोई ना कोई रीजन देगा तो हो गया प्रॉब्लम यार। 40 बच्चा अगर में से हर रोज 5 बच्चा रीजन देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझिए चीजें प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 115% ओलियम जो होता है ना, 115% का मतलब क्या हुआ कि जितना परसेंट है उतने ग्राम H2SO4 मिलेगा। कैसे? नया पुराना मिला के। जितना परसेंटेज लेवलिंग है उतने ग्राम H2SO4 मिलेगा नया पुराना मिला के। कब? जब 100 ग्राम को डाइल्यूट करेंगे तब। परसेंट का मतलब होता है 100 ग्राम से पर 100, 115 ग्राम पर 100, तो 100 से 115 मिलेगा नया पुराना मिला के। बाकी डेफिनेशन आपके सामने। क्लियर? तो आज का जब भी क्वेश्चन देंगे तो हम ओलियम के वेट को वेट मानेंगे ही नहीं, हम पता करेंगे कि उस ओलियम के वेट से कितने ग्राम H2SO4 बनेगा। बस वो H2SO4 का वेट लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस H2SO4 का वेट ले लो, इसी इसके मोल निकालो, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ओलियम सुनेंगे लेकिन रिएक्ट नहीं कराएंगे, रिएक्ट H2SO4 को कराएंगे। ध्यान समझ गए? ओलियम को खाली सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बट रिएक्शन के टाइम को H2SO4 में बदल के कराएंगे। राइट? अब इसकी बात आगे करते हैं। बेटा आपको क्लियर होगी बात, जिन्होंने फोन आ गया था? यस सर। बालक, तो 115% का मतलब जितना परसेंट है उतने ग्राम बनेगा, तब नया पुराना मिला के 100 ग्राम को डाइल्यूट करेंगे तब। चलो हाँ मित्रों, मैं हटाऊं इसको ना, फोटो तो मैंने खींच लिया है, हटा रहा हूं। इसी का पार्ट डी बच्चों, इसी का पार्ट डी मैं लिखना चाह रहा हूं, पार्ट डी। पार्ट डी, चलो पार्ट डी लिखो। इसी को ऊपर शिफ्ट करने कुछ होता ना, जैसे कंप्यूटर में होता वैसा तो कर देते यार, अभी नहीं कर पाएंगे, क्या करें। एक काम करते हैं, ऊपर नहीं कर पाएंगे, चलो ऊपर कर देते हैं यार। एक पार्ट डी में इसी को लिखना पड़ेगा, यहीं से समझेंगे इसी से पार्ट डी को। पार्ट डी 115% ओलियम। पार्ट बी को ही कॉपी कर रहे लगो, है ना? H2SO4 है। आप बच्चों दोबारा लिख लेना, ये नहीं कि हम समझ गए आप अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से लिखना। H2SO4 प्लस SO3 होता है ये। जैसे ही पानी मिलाएंगे सर, सर H2H2O7 सर ओलियम होगा। ओ टेक्निकल मिस्टेक, सॉरी बच्चों। H2H2O7, ठीक है ना? ये बन गया। डाइल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? H2SO4 पुराना, H2SO4 नया, H2SO4 पुराना और H2SO4 ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया। हालांकि रिएक्शन के बाद डाइल्यूशन का पता नहीं लगा पाओगे न्यू और ओल्ड कौन, ये समझाने के लिए न्यू और ओल्ड लिख दिया, समझ गए ना? ये दोनों मिला के कॉमन ही होगा, फाइनल वेट होगा ये, है ना? देखो बच्चों ध्यान दो, जो लिखा है यहाँ पे 115% का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ओलियम on dilution gives what? 115 ग्राम H2SO4। अच्छा, ये चीज तो लिख ली हमने। इसको लिखने का हम पार्ट बी और सी हटा देते हैं।
देखो फिर क्या है बच्चों कि कितना यहाँ 100 ग्राम था। एक्चुअली हमारा एम है भी क्या है, हम चाहते हैं जो ओलियम लिया था, जो ओलियम की बॉटल ली थी ना, इस बॉटल में SO3 कितना था। 100 ग्राम में, इस 100 ग्राम में SO3 का परसेंटेज क्या था, मतलब 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम SO3 है तो SO3 का परसेंटेज 10 हो गया ना। 100 ग्राम में SO3 का परसेंटेज क्या है, हमें वो निकालना है। बाकी मोलिटी नॉर्मलिटी हम आगे बताएंगे, लेकिन वो सब करेंगे। बट पहले हम चाहते हैं कि नहीं, इस 100 ग्राम में ये कितने ग्राम था, ये कितने ग्राम, दोनों का वेट अलग अलग निकाल लें। 100 ग्राम सैंपल ले लेंगे, उसमें SO3 H2SO कितना था, उसको कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। 100 से 115 हो गया तो बच्चों 5 ग्राम बढ़ गया ना। ये 5 ग्राम किसका वेट रखा होगा, वाटर का। 5 ग्राम जो बढ़ा हुआ है क्या, अरे जो हमने मिलाया बाहर से, क्या मिलाया हमने बाहर से, पानी, वाटर। हाँ। तो ये एक्चुअली जो यहाँ से इसको इधर लिखते हैं, ये हो गया 115 माइनस 100, इतने ग्राम पानी हो गया, ये पानी हो गया, राइट, वाटर। बच्चों वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अच्छा पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है ना, ओके। कितने ग्राम अगर पानी हो गया, हम कहें पानी के मोल बताओ कितने, तो पानी के मोल कैसे आएंगे, 115 माइनस 100 बाई 18, कितने मोल पानी हो गया, मोल वाटर है ना, पानी के मोल आ गए ना इसमें। एक बात बताओ, रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई, ये बना। अब सिर्फ जो अंडरलाइन हो उतना रिएक्शन देखो, सिर्फ अंडरलाइन रिएक्शन में यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ अंडरलाइन वाली रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। देखो क्या था, SO3 प्लस H2O से बन गया H2SO4 नया वाला। मुझे बताइए इस बैलेंस रिएक्शन को देख के बताइए, बैलेंस रिएक्शन को देख के क्या लगता है, जितना मोल पानी, बेटा हेडफोन माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। क्या है ये H2O है ना, इसको देख के बताइए, अगर H2O के जितने मोल यूज हुए हैं उतने ही मोल SO3 रहा होगा, देखिएगा जितने मोल H2O यूज हुआ है उतने ही मोल SO3 रहा होगा, यानी हम क्या बोलेंगे, पहले हमने क्या निकला, 115 माइनस 100, 5 ग्राम पानी का वेट, 5 ग्राम वेट हुआ पानी का। पांच ग्राम वेट हुआ पानी का, 5 ग्राम पानी का वेट हुआ, हमने क्या किया, पानी के वेट से पानी के मोल निकालिए, दिस अपॉन 18 करो, पानी के मोल आ गए। हमें चाहिए था क्या, हम SO3 का मोल निकालना है, SO3 का मोल यानी इसका वेट चाहिए हमको, 100 ग्राम में कितना है। हमने कहा अब देखो जरा, जितना पानी यूज हुआ है, पानी सिर्फ SO3 से रिएक्ट किया, जितना पानी यूज हुआ है, पानी और SO3 की रिएक्शन ऐसे होती है, जितने मोल पानी यूज हुआ उतने ही मोल SO3 रहा होगा, यानी पानी के मोल इक्वल टू SO3 के मोल, यानी हमको SO3 के मोल पता लग गया, इतने ही मोल SO3 रहा होगा, इन दोनों के मोल बराबर हैं आपस में। क्या हो गया, 115 माइनस 100 अपॉन 18, ये जो है ना इतने मोल हो गया, क्या इतने मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया SO3। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 80 होता है, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 80 होता है, 80 है ना। खैर चलो, हमारे पास SO3 के मोल आ गए, लेकिन हमें तो SO3 का वेट चाहिए था ना, तो बताइए SO3 के एक मोल का वेट 80 है, तो इतने सारे मोल का वेट कितना होगा, ये हो जाएगा 115 माइनस 100 बाई 18 और इंटू 80। जैसे 80 से मल्टीप्लाई करोगे इतने ग्राम SO3 आ जाएगा, राइट, इतने ग्राम SO3 होगा। ठीक है, इतने ग्राम SO3। अब आप बताओ, ये जो SO3 का वेट होगा, ये इतने ग्राम SO3 किसमें रहा होगा, जो हमने सैंपल लिया था उसमें, हमने कितना सैंपल लिया था, 100 ग्राम। ध्यान दीजिए बच्चों, 100 ग्राम लिया था हमने, 100 ग्राम में SO3 का वेट इतना हो गया। 100 ग्राम में किसी का जो वेट होता है उसको परसेंटेज ना बोलते हैं, 100 ग्राम सैंपल में SO3 का वेट इतना है, तो SO3 का परसेंटेज ना होगा ये, तो यही SO3 का परसेंटेज हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, यही क्या हो जाएगा, दिस इज द परसेंटेज ऑफ SO3, इट इज परसेंटेज ऑफ SO3। इसको ऐसे फॉर्मूला बना देंगे थोड़ी देर में, ये SO3 का परसेंटेज, एक बार इसको नोट कर लो, क्योंकि इसको हम फिर एक जनरलाइज करके फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला में 115 की जगह क्या लिख देंगे, परसेंटेज लेवलिंग कर देंगे और इसी को फॉर्मूला बना देंगे। 115 की जगह 120 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, लेकिन
अगर आपको एक सैंपल दिया जाए, इसकी लेवलिंग पता है और कहे बताओ इसमें SO3 का परसेंटेज कितना है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। किसी को समस्या हो तो बताओ, मुझे लगता है मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो। देख लो, ठीक है ना। 100 से 105 होगा, जो बढ़ा वो पानी का वेट था, पानी का वेट ले लिया, पानी के मोल आ गए, और पानी के मोल जितने होंगे उतने मोल SO3 होगा, रिएक्शन यही बता रही है। तो SO3 के मोल आ गए, SO3 के मोल आ गए इनटू 80 करो, जिसका मॉलिक्यूलर है, तो SO3 का वेट आ गया। ये SO3 का वेट सैंपल में रहा होगा, सैंपल तो 100 ग्राम था, 100 ग्राम में इसका वेट क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। यही फॉर्मूला बना देंगे इसको, राइट। सर SO3 और H2O इक्वल कैसे हो गया? नोट करो बेटा, रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी है, देखो रिएक्शन मैंने कर्ली ब्रैकेट में रिएक्शन लिख के दी है कि ये बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन पे ध्यान दो। SO3 प्लस H2O से H2SO4 बन रहा है, यही रिएक्शन यहाँ हो रही है, किसमें, दिस प्लस दिस से ये बन रहा है, यही रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है, दोनों के मोल बराबर ना होंगे, तभी कोफिशिएंट 1 है। जितने रेशियो मेथड लगा दो, इसके मोल अपॉन इसके मोल इक्वल्स 1/1 बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग, ये बताओ आप लोग जो पढ़ रहे हो, तो एक चीज एक्सपीरियंस बताओ हमको कि आप लोग जब कैसा ज्यादा आपको पढ़ाई में या पढ़ने में कैसे ज्यादा आप कैच कर पाते हो। आपको ऐसे बोर्ड पे पढ़ाया जाए तो आप ज्यादा कैच कर पाते हो, या फिर आपको जैसे वो स्क्रीन पे पढ़ाए तो ज्यादा कैच होता है, स्क्रीन पे ज्यादा साफ दिखता है, स्क्रीन में क्या होता है ज्यादा लोग कवर हो जाते हैं ना एक साथ। क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का? सर बोर्ड पे ठीक है। सर बोर्ड पे ठीक है। ठीक है। बोर्ड पे ठीक है। नहीं, बोर्ड कभी कभी ब्लर हो जाता है, याद है वो स्क्रीन जैसे नहीं स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है, जैसे एमएसपी सर पढ़ा रहे हैं, वो उसमें क्या होता है ना, तो उसमें जो है वो साफ दिखता, हमेशा साफ है, मतलब वो ब्लर नहीं होता कभी। नहीं सर बोर्ड ठीक है। बोर्ड सर ठीक बहुत ज्यादा अच्छा है। है, ओके ओके, यहाँ मतलब टीचर दिखता है, टीचर जो मतलब Yes, बात yes, करता है sir. दिखता है। यस सर, यस सर, गुड गुड गुड, चलो ठीक है। एक बात पता करनी, क्योंकि मेरे को जो बार बार पता लग रहा था बच्चों से कि नहीं सर यहाँ ब्लर हो रहा था ना, ब्लर हो रहा है क्या, स्क्रीन ब्लर नहीं होती, मैं कहीं आईपैड खरीद लूँ उस पर शिफ्ट हो जाऊँ तो थोड़ा आपको फास्ट फास्ट दिखेगा, ठीक है। तो ब्लर का प्रॉब्लम फिर आता रहेगा, झेलते रहिए ब्लर का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत। देखो ये मान के चलो बच्चों, अभी जो है ना कम से कम एक महीना या 2 महीना मिनिमम बोला मैंने, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स क्या होंगे पता नहीं, लेकिन मिनिमम 2 महीना हम लोग ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए बहुत फास्ट नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, है ना। आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर बड़ा इरिटेशन हो रहा है, एंजाइटी टाइप डेवलप हो रही है, दो ये हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है बच्चों, ये समय है, चेंज हो रहा है, जब चेंज होता है तो बॉडी रजिस्ट करती है ना। हम लोग की ऑफलाइन की आदत है, टीचर को देखना है क्लास, हालांकि वो ठीक है, वो टीचर क्लास में बैठना, फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, गर्दन वर्दन भी घूमती, टीचर पढ़ाता है, तो यहाँ तो गर्दन घूमती नहीं है आपकी, आप सीधे बैठे हो कैमरे में देख रहे हो, गर्दन की भी एक्सरसाइज नहीं होती। क्लास में तो पड़ोसी से बात कर रहे हैं, ये सब थोड़ा टाइम होता है, यहाँ वो उस तरीके से नहीं होता, बट फिर भी अभी 1-2 महीना कम से कम हमको ऐसे ही चलाना होगा बच्चों, ठीक है ना। और आपको भी ऐसे ही पढ़ना होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट ने जेई मेन को आगे नहीं बढ़ाया है, जेई मेन जो है अगले साल जनवरी में ही हो रहा है, अभी भी बहुत हद से ज्यादा एक्सपेक्टेड 1 महीना आगे जाएगा। तो यहाँ भले कितना भी डिस्टर्बेंस हो, वहां समय नहीं मिलेगा आपको, तो हमको रिलैक्स नहीं होना है, हमको अपनी तैयारी करते हैं, हमारा अल्टीमेट टारगेट है, अगर टारगेट सेट कर दिया कि हमको ये आईआईटी करना है, तो उस टारगेट पे अभी से कोशिश करते रहनी, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहना। मन में कभी आए भी कि नहीं यार नेटवर्क का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत सारा होगा, लेकिन मन में आए तो भी अपना टारगेट याद करनी, आईआईटी हमारा टारगेट। आज अगर कमजोर पड़ गया तो फ्यूचर हमारा टारगेट वहां है, अभी रास्ते में क्या आ रहा है ऐसे मतलब नहीं, टारगेट पहुंचना है, फोकस करते रहिए, ठीक है ना। बोर्ड पे चलेंगे, सामने आपसे पूछा नहीं करेंगे स्क्रीन, बोर्ड पे बात करिए। चलिए अब इसको फॉर्मूला बना दे बच्चों, इसको फॉर्मूला लिख दें, जहाँ 115 है ना यहाँ पे x लिख देंगे, x मतलब परसेंटेज लेवलिंग कोई भी x हो जाएगी, इसको फॉर्मूला टाइप लिख देते हैं। तो नोट नंबर 1 लिखिए, परसेंटेज ऑफ SO3 ये हो जाता है, क्या होगा 115 माइनस 100, ये अलग से लिख रहा हूं, ये अलग से डिफरेंट है, 115 माइनस 100 अपॉन 18 और इंटू 80। बच्चों इतना परसेंट SO3 होता है, लेकिन हमेशा 115 नहीं होगा, 115 के x लिख देंगे, x यहाँ x लिख दो,
एक्स क्या है? इट इज परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। एक्स परसेंट लेवलिंग है, तो इसमें इसी फॉर्मूले को 115 की जगह एक्स करके फॉर्मूला बना दिया, याद रखना, ठीक है? उसी से फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने परसेंटेज ऑफ SO3 का, राइट? अच्छा, ये मुझे ये बताओ बच्चों, इस फॉर्मूले के अगर मैथ का थोड़ा यूज करो, इस x की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू उससे ऊपर नहीं हो सकता ये। तो आप क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे इसी फॉर्मूले से? सोचो ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू हो गई चाहिए तो राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड की भी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। और बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज SO3 का परसेंटेज उस बॉटल के अंदर, ओलियम की बॉटल में SO3 का मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा? 100 तो कभी नहीं होगा, 100 अप्रोच करेगा। अगर 100% हो गया ना तो वहां पे SO3 होगा, तो खाली SO3 होगा, ओलियम थोड़ी बोलेंगे उसको। SO3 और SO3 और H2SO4 का कॉम्बिनेशन ओलियम है। खाली SO3 हो गया या खाली H2SO4 हो गया तो ओलियम नहीं बोलेंगे इसको। तो मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 99.99999, 100 नहीं, 100 चाहिए तो एक लिमिटिंग केस, एक अप्रॉक्स वैल्यू रखो 100, अदरवाइज एग्जैक्ट 100% SO3 कभी होगा नहीं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी आती है, याद रखना उसको, कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है परसेंटेज लेवलिंग की, मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग। आप मुझे सर वीडियो पॉज्ड है। वीडियो ऑडियो ऑडियो भी बंद है। हाँ इंसानों, अब आ गया फिर से, आवाज आ रही है? यस सर। सर। अरे वो फोन आ गया था, फोन, अब क्योंकि आपको पता है ना इसमें एयरटेल का शायद प्रॉब्लम है कि एयरटेल में ऐसे ही फोन आता है ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसी से मैंने किया हुआ है। अभी क्लियर हो गया ना? तो अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली, कितनी आ रही बताओ जरा। इसको मैक्सिमम रख दो, इसको 100 रख दो, 100, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखो, आपके देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, करो चेक करो, बताओ ना, वैल्यू बताएं, लिखनी है, मुझे तो याद है, आपको याद रखनी है, नवी पर कैलकुलेट कर लो ना। परसेंटेज ऑफ SO3 इक्वल्स टू x माइनस 100 अपॉन 18 इंटू 80। 122.5 इसको मैक्सिमम रखना है कितना? 122.4। हाँ बिल्कुल, इसको 100 रखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने आप आ जाएगी, मैक्सिमम आएगा, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 122.5, यानी उस बॉटल पे 122%, 122.5% से ऊपर लेवलिंग नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू है ये, राइट? तो ओलियम की मैक्सिमम परसेंटेज लेवलिंग 122.5, क्योंकि ये भी अप्रोचिंग एग्जैक्ट नहीं, इससे कम ही हो सकती है, इसके बराबर कभी नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये इतनी हो गई तो इसको 100% होना पड़ेगा, और 100% SO3 संभव नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ H2SO4 रहना जरूरी है, कुछ ना कुछ H2SO4 रहना जरूरी है, ठीक है? तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चंस, मैक्सिमम वैल्यू याद रखनी।
और फिर क्या होगा, अब जो क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे। क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन होगा। लेकिन ध्यान रखिए एक चौथ नोट और बढ़ा सकते हो कि H2 ओलियम जब भी रिएक्ट करता है तो H2SO4 बन के ही करता है, वो कभी ओलियम बन के रिएक्ट ओलियम के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। नीचे एक नोट और बढ़ा दीजिए, नोट नंबर 2 लिख लीजिए चाहिए तो अच्छा रहेगा। देखिए ओलियम ऑलवेज रिएक्ट, सो ओलियम ऑलवेज converted to H2SO4 before any reaction. Oleum always converted to H2SO4. Oleum always converted to H2SO4 before any reaction. चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। छोटे छोटे दो क्वेश्चन दूंगा फिर एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा, इतना ही है आज के लिए। देखो जरा पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए वेट कैमरा ऑफ, को। हाँ लिखिए फाइंड वेट ऑफ H2SO4 obtained, find weight of H2SO4 obtained on dilution of 190 gram of 115% oleum सैंपल। चलो 190 ग्राम सैंपल लिया है, कहते उसको डाइल्यूट करेंगे कितने ग्राम H2SO4 बनेगा। तो पहले यहां से शुरू करो। 115% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सैंपल gives 115 ग्राम H2SO4 ऑन डाइल्यूशन। तो 100 से 115 मिलता ही डेफिनेशन से आ गया। तो यार 190 से कितना मिलेगा, तो 190 से कितना मिलेगा, 190 ग्राम से मिलेगा हमको 115 बाई 100 इंटू 190, डन। यही आंसर है, इतने ग्राम H2SO4। देखो बच्चों ठीक है ना, ये कैलकुलेशन कर लो। ठीक है यस 115 बाई 100 इंटू 190 आता है कितने ग्राम, 218.5 ग्राम, 218.5 ग्राम। यानी कि बच्चों अगर हमको बोले, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 190 ग्राम ओलियम रिएक्ट कर रहा है तो हम 190 ग्राम नहीं सोचेंगे, हम तुरंत सोचेंगे उससे कितना H2SO4 बनेगा, इतना H2SO4 रिएक्ट करेंगे, 218 ग्राम H2SO4 रिएक्ट करेगा, ना कि 190 ग्राम की 90 ग्राम। क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आते ही, जैसे ही पानी में डाला, चाहे वो सॉल्यूशन बनाने के लिए डालें चाहे कुछ भी करें, वो कन्वर्ट H2SO4 में हो जाएगा। पहले कन्वर्ट होगा फिर वो सॉल्यूशन बनाए रिएक्ट करे जो भी उसके बाद करेगा। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखे, बोले बेटा। सर मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग में सर परसेंटेज सल्फर ट्राइऑक्साइड का 1 लेंगे अप्रॉक्स। ना ना मिनिमम कैसे होगा, मिनिमम देखो बेटा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम ही निकालते हैं। मिनिमम नहीं, मिनिमम तो 0 कर दो ना, मिनिमम 0 कर दोगे, अगर वो 0 हो गया ना तो 100% H2SO4 हो जाएगा, वो कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम की बात करते नहीं, अगर आप हाइपोथेटिकल केस बनाए तो हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। सर अगर 0 कर देंगे तब तो SO3 होगा ही नहीं, तब फिर ओलियम कैसे होगा। ओलियम कैसे होगा, ये भी है, वो तो अप्रोचिंग वैल्यू ले ली। ठीक है, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, SO3 0 कर दें तो कितना आना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 100 ही आ जाएगा। देख लो अगर 0 कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम लोगे 100 ही ग्राम रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, वो तो डाइल्यूशन हो गई। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा, इसी डाटा का यूज करना है उसमें। लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बच्चों, लिखिए 190 ग्राम ओलियम, 190 ग्राम, 190 gram, 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 1
oleum is added to 628.5 gram water. 190 gram oleum is added to 628.5 gram water. ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1. फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो पहले तो आप बच्चों ये सोच लो कि 190 ग्राम ओलियम, सबसे पहले तो आप यही करना जो ऊपर किया है. क्या करोगे? 190 ग्राम ओलियम ब्रैकेट में लिखेगा, इसके अब एक चीज छूट गई, 115% लेवलिंग यहाँ पे. 190 ग्राम ओलियम ब्रैकेट में 100% 115% लेवलिंग इज एडेड टू 628.5 ग्राम वाटर, जिसमें पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है. कैलकुलेट चलो पहले आप एक काम करो, क्या करोगे? पहले देख लो कि पहले तो ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो स्टेप 1 तो ये करना है आपको, इस क्वेश्चन में स्टेप 1 यही कर लो, राइट? तो आपको पता लग गया कि 190 ग्राम जो ओलियम है उससे 218 ग्राम H2SO4 बनेगा. तो आप ऐसे लिखो, ध्यान दीजिए, ओलियम कितना लिया? 190 ग्राम ओलियम. पानी कितना है? पानी है 628.5 ग्राम पानी. टोटल सोल्यूशन का वेट कितना हो गया बच्चों? 728 और 828, तो 818.5 ग्राम सोल्यूशन बन गया. देखो, अरे 190 प्लस 200 होता तो 828 होता, फिलहाल 190 है तो 118 कर दिया. यहां तक तो सब लोग एग्री हैं. अब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, होगा क्या? ये 190 ग्राम है, ये कुछ पानी एब्जॉर्ब करेगा, इसमें से पानी ले लेगा. खैर 190 ग्राम से क्या बनेगा? 218 ग्राम H2SO4 बन रहा ना. तो 190 से 218 बन रहा, कितना बढ़ रहा है? यहां से यहां बढ़ कितना रहा है? 28.5 है ना. तो क्या होगा? ये ओलियम जो है 28.5 ग्राम पानी एब्जॉर्ब कर रहा होगा. तो इसमें से पानी, ये इसके संग पानी चला जाए, कितना? 28.5 यहां चला जाएगा, 28.5 बन जाएगा. ध्यान दीजिएगा, पानी 628 ग्राम था. क्वेश्चन सही समझिए, पानी 628.5 ग्राम था, ओलियम 190 था. फिर ओलियम ने पानी ले लिया, कितना पानी ले लिया ऊपर से पता लगेगा. 100 से 115 बनता है, तो 190 बनाने के लिए 218 हो जाएगा. 218 माइनस 190, 28.5 ग्राम पानी इसने यूज कर लिया. तो अब इसका वेट हो गया. अब इसको ओलियम नहीं लिखेंगे, इसको 190 प्लस 20 इसको रख देंगे हम लोग, तो 18.5 ग्राम H2SO4 हो गया ये H2SO4. अब पानी कितना हो गया? 28 चला गया, 28 पानी अब्सॉर्ब हो गया, बचा कितना? 600 ग्राम. 600 ग्राम, जो कि इस टोटल वेट में कोई फर्क नहीं. टोटल वेट तो 818.5 ग्राम ही रहेगा. टोटल वेट में कोई फर्क नहीं बच्चों. ये देखो, और क्या बोला है, ध्यान दीजिए. अब हमारे पास क्वेश्चन यहां से पहले थे, फिर यहां पहुंच गए. जो 190 ग्राम ओलियम था, अब वो क्या हो गया? 218 ग्राम H2SO4. यहाँ पानी 628 था, 28.5 इसने यूज कर लिया, तो यहाँ 600 बचा. समझ रहे हैं? अब क्या है, इसके मोल निकालो. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98. मोल कितने आ गए? 218.5 और 98 मोल आ गए, राइट? अच्छा, इसकी पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml. तो 1 ग्राम पर ml है, तो ध्यान रखो यहाँ पे 600 ग्राम बचा है, तो 600 ग्राम की डेंसिटी 1 600 ml ही होगा, 600 ml होगा. और सॉलिड को लिक्विड मिला तो लिक्विड का वॉल्यूम लगभग 600 ml ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. तो 600 ml ही सॉल्यूशन बनेगा, 600 ml सॉल्यूशन बनेगा, जो कि 0.6 लीटर लिखा जाएगा.
अब मुझे बताइए, जो मोलरिटी निकालने को बोला है, मोल पता हो गए, ये मोल आ चुके हैं, ये रहे मोल, ये रहे लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल आ गए, लीटर आ गए, मोल पर लीटर हो गए। ठीक है बच्चों, मोल आ गए, लीटर आ गए, तो मोल पर लीटर हो गए। राइट, तो मोलरिटी अब तो आ गई। मोलरिटी बनाने की जरूरत तो नहीं है। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है, मोलरिटी आई किसकी? मोलरिटी H2SO4 की आएगी। किसमें? मोल अपॉन लीटर। मोल कितने आ गए? ये 218/98, 218.5/98 तो मोल हो गए। लीटर कितना हो गया? 0.6। ये लो डन। तो किसी बच्चों के दूसरा क्वेश्चन समझने में समस्या आई हो, तो क्योंकि दूसरा क्वेश्चन पहले से लिंक था, पहले का कैलकुलेशन ही यूज कर लिया हमने उसमें ना, 190 ग्राम से कितने ग्राम बनेगा। अच्छे से नोट करो बच्चों, जो CVP 14 होगी ना, 13, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होगा, ऐसे ही लिख के करना होगा। ठीक है, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। सर बोलिए। सर वहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन न लेंगे कहाँ पे? सर, टोटल फाइनल मोल मोलरिटी जान निकाल। बेटा अच्छा एक बात बताओ, मोलरिटी में डेफिनेशन क्या है? मोल किसके रखते हैं, सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के? सॉल्यूट के मोल होते हैं ना, सॉल्यूट के मोल अच्छा लिखे, हाँ सॉल्वेंट सर। के मोल तो मतलब ही नहीं हमको। ठीक है हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जहां पे रिएक्शन करानी है, वहां भी पहले यही करना है, पहले सॉल्यूट H2SO4 का वेट निकाल लेना। मैं यही डाटा यूज करवा लूंगा फिर से, ठीक है ना। वहां H2SO4 का वेट निकालना, फिर दूसरे से रिएक्ट करानी, उसके हिसाब से काम कर देंगे। चलिए इसको हटाइए, क्वेश्चन लिखिए। वही डाटा समझाने से क्या होगा ना, आप उसी डेटा को बार बार यूज कर पाओगे। चलो बच्चे क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सर ऊपर का नहीं दिख रहा। अरे बोल रहा हूँ, लिख बेला, कोई लिखना है, वही चीज लिख रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। देखो जरा, फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन 150 milliliter of which 150 milliliter of which completely reacts with 190 gram oleum sample of 115% leveling। बच्चों मैंने क्वेश्चन को वहीं से लिंक कर दिया, पहले वाले से ही। ये डाटा 190 ग्राम जो है ना, और ये 115 वही रिपीट कर दिया। तो पहला स्टेप तो वही होगा, पहला स्टेप तो वही होगा जो अभी था।
देखिए असल आप क्या करिए, पहला स्टेप, स्टेप वन वही है कि आप पता कर लो कि आप सीधे बोलोगे 115% मतलब 100 ग्राम सैंपल, सॉरी, gives 115 ग्राम H2SO4। तो 190 ग्राम सैंपल कितना देगा, 218.5 ग्राम आ जाएगा। कैलकुलेशन कर चुके हैं, डायरेक्ट यूज किया, यानी हमारे पास H2SO4 के दूसरे इतने ग्राम हो गए। नाउ स्टेप टू अब शुरू करते हैं। क्या H2SO4 रिएक्ट करेगा, ओलियम नहीं रिएक्ट, H2SO4 रिएक्ट करेगा, NaOH से करेगा और कुछ बनाएगा। अल्टीमेटली हम ग्राम करंट बराबर करेंगे। कितने ग्राम, इसका वेट कितना आ गया, ये वेट रखना है 218 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 है, मोल कितने आ गए 218 बाई 0.4 बाई 98 है ना, तो ये मोल है। अगर मोल आ गए बच्चों तो ग्राम करंट भी आ ही जाएंगे, अगर ये मोल आ गए तो ग्राम करंट भी आ जाएंगे। ग्राम करंट कितने होंगे, n फैक्टर इनटू मोल, n फैक्टर 2 है H2SO4 का, मोल तो आ गए 218.4 अपॉन 98 आ गए। तो गीला गीला को सूखा सूखा में कन्वर्ट किया। अब देखो जरा ये क्या है, ये जो NaOH है ना, NaOH ये कैसे दिया हुआ है बच्चों, ये दिया है हमको 150 ml लिया है, 150 ml है, इसकी मोलरिटी हमको बतानी कितनी होगी, मान लो x है, तो नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी होगी n फैक्टर इंटू मोलरिटी, इसका n फैक्टर 1 है, मोलरिटी x है, तो x आ गई नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आ गई बच्चों, इसकी भी ग्राम करंट निकाल लो। ग्राम करंट होता है लीटर में, नॉर्मलिटी कितनी इसकी, नॉर्मलिटी होगी सब बच्चों, ये x है, वॉल्यूम अरे 150 ml लीटर में कितना होगा, 150 अपॉन 1000 लीटर। अब देखो बच्चों, इसके ग्राम करंट इतने आ गए, इसके ग्राम करंट इतने आ गए, ग्राम करंट इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी, है ना। क्वेश्चन कैसा भी हो हम मोलरिटी के टर्म्स में ला करके कर लेंगे, गीला गीला दिया है तो सूखा सूखा कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर जो पहले पढ़ा था, याद करिए जो हमने आपको रेशियो मेथड बताया था और ग्राम करंट कांसेप्ट बताया था, मैंने कहा तो वही चीज बार बार यूज होगी, है ना। तो एक बार फिर से हो गया कि लेवलिंग कैसे यूज करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, फाइनली कैलकुलेट करके बताइए मुझे, चाहिए आंसर। सर तो ब्लर आ रहा है। 29.72। ब्लर आ रहा है 29.72, चलो ठीक है। अब बाकी लोग बताओ, कंफर्म करो आंसर को। यस सर 29.73। 73। तो आप लोग सीवीपी, नेक्स्ट सीवीपी पूरा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सीवीपी में शुरू के कुछ आधे क्वेश्चन उसके होंगे H2O2 वाले, और रिमेनिंग आधे क्वेश्चन होंगे इसके ओलियम वाले, ठीक है। यस सर। तो सीवीपी ट्राई करना, मुझे लगता है ये आप सीख गए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और अगली क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो अगली क्लास की जो बात होगी, कैमरा कुछ ज्यादा नीचे नहीं हो गया, हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दो स्पेशल टॉपिक, एक इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ग्रेविटी। हाँ जी बोल। अच्छा ओटीपी नहीं दिया, एक मिनट दे रहा हूँ, बस दे रहा हूँ बच्चों, ओटीपी को जनरेट कर दो, जनरेट तो किया इसने।
तो बच्चों ओटीपी नोट करें। अ, 1071 एनओपी बैच का ओटीपी है। एनओपी बैच का ओटीपी है 10709 10709। क्लियर है? अपनी अपनी अटेंडेंस बना दीजिए क्लास के सर बाद। लालपुर का लालपुर का ओटीपी है 1071 1071। एनओपी का है 10709। आई रिपीट 10709। अपना अटेंडेंस बना दीजिए। थोड़ी देर में आपको वो सीपी आपके ग्रुप में आ जाएगी, सीपी सॉल्व करेगा, ठीक है? और जिसकी क्लास छूट गई, कोई प्रॉब्लम है, अलग से मैसेज करेगा, रिकॉर्डिंग अलग से दी जाएगी, ग्रुप में नहीं दी जाएगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू। सर एक्सक्यूज थैंक यू सर। बोलिए वाला। सर मेरा 2 दिन से अटेंडेंस नहीं सबमिट हो रहा है, बार बार ये रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है? यस सर। कौन आपका नाम क्या वाला? सर अभिनव नमन। अभिनव नमन। अभिनव, अभी आप अटेंडेंस ट्राई करो, अगर अभी नहीं बनती तो हमको फिर फोन करो, ठीक है? सर एक्सक्यूज। हाँ बोलिए वाला। सर मेरा बोलिए। सर एक दिन का अटेंड सर एमएसपी सर एक दिन का अटेंडेंस तो प्रियंका मैम बनवा दी थी, पर अभी भी अटेंडेंस वहां पर एब्सेंट दिखाता है सर। देखिए, अगर अटेंडेंस एब्सेंट दिखाता है, अगर डे चेंज हो गया तो फिर अटेंडेंस कोई नहीं बना पाएगा ना, मैडम नहीं बना पाएंगे, सर भी नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर आपका बाई चांस एब्सेंट दिखा रहा है तो आपने नीचे एक्सप्लेनेशन सबमिट कर दीजिए। उसके नीचे आता है ना, इस पर टैप करिए, सबमिट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन सबमिट ये सर कर दिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सबमिट कर दिए उस दिन। बस एक्सप्लेनेशन सबमिट ये तो कर दिया। एक्सप्लेनेशन सबमिट कर दी, ठीक है? ठीक है, चलिए बेटा। ओके सर।